नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और अब बिहार का जो चुनाव है, अब होना तो 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 तारीख है और 14 नवंबर को जो नतीजे आएंगे। लेकिन उसके पहले तमाम पार्टियों का जो जोर है एक दूसरे के ऊपर जो होता है ना, हर कोई दावा कर रहा है। अब तेजस्वी जो अब तक थोड़े से बैकफुट पर थे, वो भी अब फ्रंट फुट पर खेलने लगे हैं, लगातार दावे कर रहे हैं। और महागठबंधन की जो तरफ से जो बातें जिस तरह से आ रही है, अब ऐसा लग रहा है कि शायद उनका जो डील है वो फाइनल होने वाला है, जिस तरह के वो दावे कर रहे हैं। आजकल में जो कुछ बातें निकल के आनी चाहिए, हालांकि खबर ये भी आई कि कम्युनिस्ट पार्टी को जो ऑफर मिला है सीट वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन बीबीआई पार्टी के जो नेता हैं मुकेश सहनी, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी ही सीएम बनेंगे और बिल्कुल हमारा सब कुछ सही है। और महागठबंधन का तो जैसा है वहाँ भी प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पर सुनने में आ रहा है कि चिराग पासवान जो जितनी सीटें चाहते थे उतनी मिल नहीं रही, तो नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान आज उनसे मिले भी हैं, धर्मेंद्र प्रधान और कोई और उनके साथ मिले थे, मैं नाम भूल गया उसका, हाँ तावड़े, विनोद तावड़े, दोनों उनसे मिले, मुलाकात भी की है। लेकिन ऐसा कुछ सचिन लगता नहीं है कि क्योंकि एनडीए का जो इस तरह का था वो मोटे तौर पर उनका तय था कि वो उतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मेरे ख्याल से अब इस तरह की जो बार्गेनिंग हो रही है, वैसे तो सुनने में भी आ रहा है कि जीतनराम मांझी आसाम जान रहे हैं, उनको भी ज़्यादा सीटें चाहिए, वो भी कम पे मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये तमाम जो इसके बाद की जो बातें होती है ना, कई राज्यसभा, विधान परिषद और जो चीज़ें होती है उसके लिए बार्गेनिंग हो रही है। लेकिन मोटे तौर पर एनडीए का है वो फिट ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एनडीए में भी थोड़ी खटपट है जो निपट जाएगी, क्योंकि और एक तरह से चिराग की तरफ से ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है। जैसा कहा जा रहा है कि पीके की पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, जो दूर तक लगता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है, पीके की पार्टी बोलती है कि भाई हमारे पास आ जाओ, तो क्या चिराग क्या कर पाएंगे, उनका क्या भविष्य है उसमें, राजनीतिक भविष्य, क्योंकि वो भी सीएम बनना चाहते हैं। लेकिन उनको पता है कि जब तक नीतीश है वो सीएम नहीं बन सकते। तो पीके के साथ उनका भविष्य तो ऐसे भी कुछ तय नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, प्रेशर पॉलिटिक्स है कि शायद सीटें बढ़ जाएं। जैसे कहा गया था कि एमएलसी की 1 सीट मिल जाएगी, राज्यसभा की 1 सीट मिल जाएगी चिराग पासवान को, अगर उनकी मनमाफिक सीटें नहीं मिलती हैं। तो अब चिराग के बारे में शायद कहा जा रहा है कि वो 40 सीटें मांग रहे हैं और एनडीए और अमित शाह चाह रहे हैं कि भाई 25 से 30 सीटों को दें। और लेकिन वो भी चाह रहे हैं कि भाई हमारा दावा ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि पिछली बार 5 लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटें ये झटक कर आए थे। तो चिराग पासवान एक तरह से माना जा सकता है कि वो दांव ही खेल रहे हैं कि कुछ सीटें 5 से 6 देखिए बार्गेन कर रहे हैं। इसमें सचिन मैं बोलना चाहूँगा कि चिराग पासवान को पता है कि कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। जब वो अकेले लड़े थे 2020 में 1 सीट उनकी आई थी। तो अगर किसी तरह की ऐसी गलती नहीं करें, उनको पता है कि प्रशांत किशोर ठीक है, वो जो भी दावे ठोकते रहे हों वहाँ पर जाके गलती नहीं करेंगे। वो 25 सीटें भी अगर यहाँ पे मिलती हैं तो मान के चलिए कि फिर भी उनकी पॉसिबिलिटी है कि 20 सीट जीत सकते हैं वो। लेकिन अगर उधर जाते तो पता चले कि 2 सीटें भी नहीं मिली हो, तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। हाँ, ये चीज़ जरूर है कि जो दिख रहा है, क्योंकि इसमें देखिए 3 पार्टियां जो फार्मूला ही आया है कि एक 205 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी लड़ेंगे, यानी कि किसी को 102 मिलेगा, किसी को 103 मिलेगा, और बाकी 38 सीटों पर जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा और चिराग। तो मुझे लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा को जितनी सीटें चाहिए थी शायद उनकी मिल गई है, तो वो खुश हैं, वो शांत हैं। लेकिन चिराग पासवान, और पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि चिराग तो नाराज होकर खैर एनडीए से अलग हो गए थे उसके, लेकिन जीतनराम मांझी पिछली बार भी वो इस तरह से प्रेशर बना रहे थे। जीतनराम मांझी को मालूम है कि जीतनराम मांझी को जितनी चीजें मिली है एनडीए के साथ आने के बाद, वो चीजें उनको बाहर मिलने वाली है नहीं। उनका स्टेक भी उतना ज्यादा नहीं, स्टेक भी उनका है भी नहीं, तो भी मान जाएंगे। लेकिन वो रूट के साथ आसाम जाने वाले हैं और बोलते हैं कि 10 तारीख को वापस आएंगे, क्या आएंगे, तो वो भी ऐसा है कि शायद वो रेंज से बाहर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये 243 सीटों में बंटवारा होता है तो जेडीयू, बीजेपी, जीतनराम मांझी, चिराग पासवान, कुशवाहा कितनी सीटें मिलेंगी? आपका क्या? देखिए, मोटे तौर पे ही लग रहा है कि शायद जेडीयू, क्योंकि उनको एक वो होता है कि भाई पिछली बार के तौर जेडीयू और बीजेपी में मुझे लगता है कि जेडीयू 102 पे लड़ेगी, 103 पे बीजेपी लड़ेगी, कहने क्योंकि बीजेपी का पिछली बार भी ज़्यादा सीटें थी तो उनका बनता भी है, तो एक सिंबॉलिक होगा, वैसा बराबर ही हो गया। और 38 सीटों में 25 सीट मेरे ख्याल से चिराग पासवान को मिलना चाहिए, और बच गए फिर आपके जो 13 सीटें, तो 13 सीटों में मुझे लग रहा है 5 जीतनराम मांझी को मिल रहे होंगे, 8 उनको मिल रहे होंगे, उपेंद्र कुशवाहा को मिल रहे होंगे। तो यही आंकड़ा है। तो उस पर जीतनराम मांझी थोड़े चिड़चिड़े, भाई उपेंद्र कुशवाहा को आप 8 दे रहे हो, मुझे 5 दे रहे हो, वो भी 15 सीट मांगते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें मोटे तौर पे देखिए घुमा फिरा के बात मान लीजिए कि इनका तय है, जो फार्मूला तय था उसी पे आना है। अभी आगे के लिए जो भी कर रहे होंगे कि किसी को विधान परिषद चाहिए, राज्यसभा चाहिए, जो भी चाहिए, राज्यसभा भी इतना आसान नहीं है कि राज्यसभा सबको ऐसे बांट दें। हाँ, विधान परिषद एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर ये अपने नेताओं को वो करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अब ये है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो लगातार अब दिख रहा है कि अब जो उससे तो परिवार की कलह
जो उसमें जिसकी वजह से दबाव में थे, और अब लग रहा है कि लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं वो, लेकिन अभी तक एक जो सबसे चिंता वाली बात है, कांग्रेस साथ उनकी डील होने की कोई बात अभी सामने नहीं आ रही है। ये बड़ी खतरनाक ये बात है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया कि हम डिप्टी सीएम हो हाँ, डिप्टी सीएम बनेंगे। पहले उन्होंने दावा कर दिया कि भाई मुझे एक सीट चाहिए। अब सवाल ये हो रहा है कि जैसा मैं पढ़ रहा था कि कांग्रेस भी चाह रही है कि उन्हें एक डिप्टी सीएम की सीट मिले, और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जैसे 75 सीटें मांग रही थी, तो वो चाह रही है कि एक डिप्टी सीएम मिले तो शायद वो अपनी सीटें थोड़ी घटा ले, 62 या 68, 58 का एक फिगर कहीं से आ रहा था। हाँ, 58 से 62 के बीच में कांग्रेस शायद इसके लिए तैयार हो जाए। तो तेजस्वी के बाद अब फॉर्मूला एक ये हो सकता है कि वो सीएम बनेंगे और 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। एक मुकेश सहनी ने अपनी पहले दवाई ठोक स्टैंप लगा दिया, अब दूसरा राहुल गांधी के ऊपर है कि वो किसको डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं, कृष्ण कुमार को या जिसे भी वो बनाना चाहें। लेकिन अभी भी मामला यहाँ फंसा है कि बाकी सहयोगी पार्टी का क्या होगा। वो जिस भरोसे पे, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी नाराज चल रही है। माले 40 सीटें मांग रही, इनको सीटें कहाँ से मिलेंगी इस हालत में? यही बात है। और आप देखिए 58 सीट भी अगर कांग्रेस को देती है, अगर आरजेडी, तभी फार्मूला का बनता नहीं है। ये कहीं ना कहीं पर चाहते थे कांग्रेस 40 सीट के अंदर 40 सीट तक मैक्सिमम देना चाह रहे थे। 18 सीट अभी भी ज्यादा है, जो अगर बार्गेनिंग के बाद भी शायद कांग्रेस वो मांग रही है जो उनकी अपनी पसंदीदा हाँ, सीट उनकी पसंद। ये जो मैंने बोला था पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो ये मगध का जो क्षेत्र है, सासाराम आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस का एक वो रहा है, जनाधार यहाँ पर रहा है, और जो मुस्लिम बहुत सीटें हैं वहाँ पर, इसको लेकर इसमें है कि आरजेडी की सीटें वो हैं, वो ज्यादातर इसमें ऐसा नहीं प्रॉब्लम है कि इसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम फंस रही है। 4 विधायक जो है एआईएम के आरजेडी में है, आरजेडी में सीमांचल की सीटें उनकी हो गई एक तरीके से। तो इसमें आपको क्या लगता है, मतलब अगर माले भी 40 सीटें ले लेगी, सहनी जी को फिर कितनी सीटें मिलेंगी? अब सहनी जब डिप्टी सीएम कह रहे हैं, अब पता नहीं, उन्होंने नंबर्स नहीं खोले हैं, लेकिन बड़े उन्होंने बात करते हुए हमारे साथ नेटवर्क के साथ ही बात की, उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें कहा है कि हमें तो चाहिए, अब सीटों का नाम उन्होंने तो खुलासा नहीं किया। लेकिन जिस तरह से सहनी खुल करके आ रहे हैं, शायद उनको लगता है कि उनकी बात सुन ली गई है, या ये भी जब डिप्टी सीएम बिना बात किए अगर ठोक रहे तो हो सकता है। देखिए पॉलिटिक्स जो दिखती है ना कई बार, वैसी होती भी नहीं है। कि याद कीजिए कि जिस तरह तेजस्वी ने राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया, उसके बदले में उनको अभी तक वो नहीं मिला है, और चीज़ तो कई बार पॉलिटिक्स भी पता नहीं चलता कि कहाँ पे। लेकिन अब ये लग रहा है कि कुछ बातें जिस तरह से लग रही थी कि सहनी शायद इंडिया की तरफ आ जाए, तो शायद अब मुश्किल होगा, क्योंकि अब एकदम आखिरी दौर में बात पहुंच चुकी है। और अब एनडीए को खुद भी सीटों के लेकर दिक्कत हुई, तो मुकेश सहनी को ला करके एक और झमेला नहीं वो लेना चाहेंगे। तो अब लग रहा है कि सहनी अब शायद महागठबंधन के साथ ही लड़ने का मूड बना चुके हैं वो। इस बीच तीसरी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, जो प्रशांत किशोर ने कहा कि हम वोट कटवा रहेंगे। साहब उन्होंने ऐलान कर दिया कि इतने वोट काटेंगे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल। ये अभी तक हम जो बात कर रहे थे कि वो बैकग्राउंड में कहीं किंग मेकर की भूमिका निभा सकते, लेकिन अब साबित हो गया कि प्रशांत किशोर की सारी रणनीति वोट कटवा पर ही आकर सीमित हो गई। तो आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर अब सिर्फ वोट काटेंगे, क्या फायदा होगा, उनकी क्या रणनीति रहेगी इस मामले में? अब देखिए, मैं अगर सच पूछे ना, तो जितना पैसा उन्होंने खर्च किया है बिहार को लेकर के, क्या उनका प्लान क्या है, वो तमाम चीज़ें मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर जो चाहते हैं उनके लिए बेस्ट, वो चाहते हैं दोनों गठबंधन को मेजोरिटी ना मिले, एक ऐसा हंग असेंबली बने कि जहां पर वो अगर हो सकता है कि 2-4-5 सीट लेकर के। देखिए जब बार्गेनिंग की स्थिति बनी रहेगी तो प्रशांत किशोर मजबूत होंगे, वो आगे का फ्यूचर देख, उनको पता है कि इस बार कुछ नहीं होगा, आगे का अगर फ्यूचर देखना है तो चाहते हैं दोनों गठबंधन कमजोर पड़े, बीजेपी भी कमजोर पड़े इधर से, या फिर वो तेजस्वी भी कमजोर पड़े। तो एक फायदा उनको, अगर वोट अच्छा उनका फोकस होगा कि अच्छा खासा अगर वोट परसेंट उनको अगर आ जाता है, तो आगे की अपनी रणनीति, आगे का प्लानिंग उस हिसाब से कर सकते हैं वो। लेकिन इस बार तो अपने आप को आजमा रहे हैं, तो डिपेंड करेगा कि कितना उनको वोट मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए जिस तरह के चुनाव पिछले कुछ समय से हो रहे हैं हिंदुस्तान में, उसमें बड़ा मुश्किल है कि ये थर्ड पार्टी के लिए स्कोप, क्योंकि एकदम वो 2 पार्टियों के बीच में या 2 गठबंधन के बीच में बड़ी, आप महाराष्ट्र में देखिए ये हुआ, दिल्ली में भी है, तो अब तीसरे के लिए बहुत कुछ बच नहीं रहा है। फ्रंट बनाना हाँ, वो आसान नहीं है, क्योंकि जो वोटर हैं वो बट गए हैं बिल्कुल, कि या तो इस खेमे में है तो उस खेमे में। बिहार में भी यही दिख रहा है कि जैसे एम-बाई समीकरण बहुत पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड है। मुझे लगता है मुस्लिम भी आरजेडी कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, महागठबंधन के साथ ही रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ओवैसी के लिए भी दिक्कत इस बार आने वाली है कि पिछले 5 अगर उनके एमएलए आ गए इस बार, हाँ हो सकता है कुछ वोट काटे वो, लेकिन इस बार मुश्किल है कि 5 वो विधायक को लेके आ जाए सीमांचल से, इस बात की संभावना कमी दिख रही है। लेकिन ओवैसी के जैसे जनसभाएं रैली होती हैं हर बार, जैसे कि यूपी में किया, बंगाल में किया, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत मेजर स्टेक है उनका। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो ऐसा दिखता नहीं, धरातल पे बहुत कम ही दिखता है। क्योंकि देखिए मुस्लिम वोट बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से देते हैं, उनका बड़ा क्लियर है कि जो बीजेपी को हराए उसके साथ उसको देना है। तो ये हर जगह उनका बड़ा, ये फार्मूला कोई आज का नहीं, बहुत पुराना है। तो इसमें वो तभी सफल हो पाता है। पिछली बार कुछ कंफ्यूजन ऐसा रहा जिसका उन्होंने फायदा उठा लिया, लेकिन इस बार जरा मुश्किल है। हाँ, हालांकि जो बातें वो करते हैं उसमें काफ़ी यंगस्टर हैं, काफ़ी प्रभावित होते हैं, क्योंकि बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी का जो हालात है, अभी की जो राजनीति है, खासकर जिस तरह से बीजेपी के विरोध में या कुछ कानून ऐसे आए जिसके बाद से जो गोलबंद हुए हैं, मुस्लिम हुए हैं, उसमें तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि मतलब
मतलब इसमें ओवैसी की कुछ दाल गलेगी। लेकिन देखिए क्या हर स्टेट में अपना ट्राई करते हैं, यहाँ भी हाथ पाँव मारे उनका, तो उनका तो बड़ा फोकस क्लियर है कि भाई मुसलमानों के बीच में ही जाना है उनको। वो कोई खुले तौर पे कहा हुआ है कि वो दावा नहीं करते कि कहीं से किसी और पार्टी का चाहिए, वो सेकुलरिज्म की बात कर ले चाहे जो भी बात कर ले, लेकिन मुस्लिम का वोट चाहिए, उनका बात क्लियर है उनका बिल्कुल। इस पूरी चर्चा में एक मैं बात बताना भूल गया कि जो मैथिली ठाकुर वाला बड़ा ये आपको क्या लगता है कि बीजेपी का बस ये पावर गेम है कि स्टार प्रचारक लाओ और किसी तरह वोट कलेक्ट कर लो और पोलराइज कर दो? मैथिली ठाकुर का क्या आपको लगता है कुछ है? देखिए मैथिली ठाकुर का एक बात तो सचिन माननी पड़ेगी कि मैथिली ठाकुर का एक अच्छा खासा इमेज है, क्योंकि वो कलाकार हैं, एक पॉजिटिव इमेज के साथ में हैं। अगर जिस तरह से बातें करती हैं उसका प्रभाव तो पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मिथिला में खास करके जो वहाँ पर बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड भी अगर कह सकते हैं, काफ़ी मिथिला में कुछ सालों में बीजेपी ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया। पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में भी उस इलाके में दरभंगा मधुबनी का जो पूरा इलाका है उसमें अच्छा खासा प्रभाव बीजेपी का है, फायदा तो उनको होगा। अब यह है कि देखिए क्या है, अगर आप नोटिस करेंगे आप तो दो चीज़ों बटी हुई है कि एनडीए का जो पूरा जो इस बार का एजेंडा है पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आगे चल रहे हैं, जो लोगों को दिया उन्होंने। जैसे आज तेजस्वी ने 10,000 की महिलाओं पर पहली बार तो खुल के हमला किया उन्होंने कि 10,000 देकर के आपको बेवकूफ बना रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पर उसका इम्पैक्ट है। अगर तेजस्वी यादव इस बात को बोले, डर तो कहीं ना कहीं पे है। तो महिलाओं को लेकर के जो एनडीए का जो प्लान और वो उसमें है, मैथिली ठाकुर को लाना, देखिए एक पॉजिटिव इमेज होता है, कलाकार अच्छा होता है, क्योंकि कोई कंट्रोवर्सी में नहीं रही है। अगर ओवरऑल मैथिली ठाकुर का देखेंगे तो उनका रिकॉर्ड एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, बिहार से जुड़ी रही हैं, वहाँ की जो लोक संगीत को काफी उन्होंने प्रचार किया था कि ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो उसका फायदा तो उनको मिलेगा। सबसे बड़ी बात है महिला है, और पवन सिंह का जो डैमेज है वो कंट्रोल कर लेंगे, वो कर लेगा। तो मिला जुला की स्थिति है कि मतलब एनडीए अभी तक के जितने कार्ड बड़े सोच समझ के बड़ी रणनीति के साथ की है, लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ी समस्या है कि तमाम बातें दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी तेजस्वी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि कांग्रेस उनके बीच की डील क्या हो रही है। और यहाँ से भी दिल्ली से भी कोई संकेत नहीं है, दिल्ली से भी कोई राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो बड़े नेताओं की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद वो तेजस्वी को लोग और वो दबाव में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में देखिए तेजस्वी को भी एक बात भी है, दबाव में तो आना पड़ेगा उनको, क्योंकि कांग्रेस की अगर कई एक ऐसी मुझे नहीं लगता है कि एक रीजनेबल कोई डील होगी दोनों के बीच में। कांग्रेस हर हाल में बार्गेनिंग में ज्यादा सीटें लेंगी और तेजस्वी को उस पर आना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी जानते हैं कि जिस दिन अगर गठबंधन से कांग्रेस निकल गई तो इनकी हार निश्चिंत हो जाएगी, तेजस्वी का रास्ता बंद हो जाएगा। तो तेजस्वी अफोर्ड नहीं कर सकते कांग्रेस का बाहर जाना। इस बात को कांग्रेस समझ रही है, इसकी लगातार बार्गेनिंग इसी को लेकर के हो रही है। तो मिला जुला के जो स्थिति वही है कि वही है, जो तमाम जो चीज़ें चल रही हैं। अब मुश्किल से 1 महीने से भी कम रह गया पहले राउंड के वहाँ जो इलेक्शन होना है, और वहाँ पर अब तेज़ गति से जो है उम्मीदवार लोग भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि आज कल में कुछ कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट भी हो सकते हैं, कोई पार्टी करेगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वही आखिरी फैसला लेगा। तो वो देखिएगा, फिर से हो सकता है कि अमित शाह आएँ और वहाँ की जो इलेक्शन कमेटी की मीटिंग भी होगी बीजेपी की होनी है। तो अगले 2 दिन में वहाँ तस्वीर क्लियर होगी कि कौन सा गठबंधन के कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है। लेकिन ये बड़ा फाइट चल रहा है, दोनों गठबंधन के बीच की जो लड़ाई है वो भी सामने आ गई है। लेकिन सबको चुनाव लड़ना है, चुनाव में जाना है, तो अगले 48 घंटों में अब आप देखेंगे कि दोनों गठबंधन किस तरह से, कौन कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर कहाँ लड़ रही है। इसके करने के लिए 48 घंटे का आपको और इंतजार करना पड़ेगा। और बिहार से जुड़ी तमाम जो इलेक्शन की खबरें हैं कड़क पर आप लगातार देख रहे हैं। तो आप कभी भी बिहार से जुड़ी जितने भी वहाँ के लगातार जो उनके नेताओं के इंटरव्यू हमारे पास आ रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और बिहार को लेके कवरेज हमारा बहुत ही सचिन, हमने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। आपने देखा होगा सचिन, आपको छा गए नेताजी वो बिल्ले करके आ रहे हैं, लाउड स्पीकर, ऐसे शोज हमारे हैं। तो बिहार के बारे में और भी क्या जानना चाहते हैं उनके लिए हमसे जुड़िए, कड़क को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।